हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही है हमारी हिस्ट्री की क्लासेस, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 दिल्ली सल्तनत का दृढ़ीकरण, ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये बीए थर्ड सेम के विद्यार्थियों के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है और आज बात करेंगे हम पार्ट 2 की, और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर आज आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप पहले फर्स्ट चैप्टर कीजिए और फिर आप सेकंड चैप्टर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत का दृढ़ीकरण, जिसमें हमने जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में अच्छे से पढ़ा था। आंतरिक नीति उस तरह की, मतलब उसकी किस तरह की थी, इसको हमने जाना। ठीक है, इसके बाद हमने चोरों और ठगों के प्रति जो है इसकी दयालुता की नीति को हमने जाना था कि किस तरह ये दयालु किस्म का आदमी था। ठीक है, फिर इसकी हमने विदेश नीति को भी समझा था। तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखिए। देवगिरी की विजय भी, ये भी हमने कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म कब हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1266 में। इसके पिता का क्या नाम था? शहाबुद्दीन मासूद खिलजी। ये आपको नाम ज़रूर याद होना चाहिए कि पिता का नाम क्या है, शहाबुद्दीन मासूद खिलजी। और इसके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था अली गुशब। ध्यान से देखिए, अलाउद्दीन अली गुशब। क्या कहानी है? बचपन में ही इसके माता पिता का देहांत हो गया था और पालन पोषण किसने किया था? इसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, जिसके बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। अलाउद्दीन को इसने क्या क्या सिखाया है? बौद्धिक शिक्षा भी दी है, घुड़सवारी सिखाई है, तलवारबाजी सिखाई है। सभी के सभी जो है प्रशासन संबंधी जितने भी काम हैं वो सारे के सारे काम इस जलालुद्दीन फिरोज़ ने जो है सिखाए हैं अलाउद्दीन खिलजी को। जैसे ही अलाउद्दीन युवा हुआ, थोड़ा अडल्ट हुआ, तो फिरोज़ खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दिया। तो 1290 में जब जलालुद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का सुल्तान बना, तो अलाउद्दीन को जो है कड़ा प्रदेश का क्या कर दिया? सूबेदार जो है नियुक्त कर दिया। तो ये आप बात ध्यान रखेंगे, जब 1290 में जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना तो अलाउद्दीन को कड़ा प्रदेश का सूबेदार जो है नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, और अलाउद्दीन ने अपनी योग्यता दिखाई और अतिश्रीगी सुल्तान ने उसके साथ इसको का जो है गवर्नर बना दिया, इसको अवध का गवर्नर भी बना दिया। ठीक है, अवध का इसको क्या है? गवर्नर बना दिया। इस अवसर पर जो है, जब ये अवध का गवर्नर बना तो इस अवसर पर इसको आरिज़ ए मुमालिक के पद पर भी इसने नियुक्त कर दिया। ठीक है, जब ये इस पद पर था तो इसी पद पर ही रहकर इसने देवगिरी में भी बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की थी। देखिए, कहानी की तरह समझेंगे तो चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी। वैसे हिस्ट्री मुश्किल नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसे समझते हैं कि हिस्ट्री मुश्किल है। हिस्ट्री बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस हमने एक कहानी की तरह उसको समझना है। अब इसमें याद करने लायक क्या है कि जब 1290 में जलालुद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का सुल्तान बना, तो उस समय जो अलाउद्दीन था वो कहाँ का सूबेदार था? कड़ा प्रदेश का था। ठीक है, अब जैसे ही ये इस अवसर पर रहा तो साथ साथ जैसे इसने अपनी योग्यता दिखाई तो ये अवध का गवर्नर बन गया। अब इस अवसर पर इसको जो है अवध से कहेंगे कि अवध का गवर्नर बना, तो अ से अवध और अ से ही आरिज़ ए मुमालिक के पद पर इसको नियुक्त कर दिया। जैसे ही इस पद पर रहा तो इस पद पर रहते रहते ही इसने क्या किया? देवगिरी पर जो है महत्वपूर्ण सफलता इसने प्राप्त की। फिर सफलता से जैसे ही प्रभावित हुआ तो 1296 में 20 जुलाई 1296, देखिए सिर्फ 6 साल का ही गैप है, 1290 और 1296। तो इस 6 साल के गैप में क्या हुआ कि अलाउद्दीन ने, कि उसके जो कहते हैं ना अहम चढ़ गया था, भाई मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। तो 1296 में सुल्तान जलालुद्दीन जो खिलजी हैं उसका वध कर दिया गया और इसने खुद को क्या कर दिया? दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। तो एक क्वेश्चन भी बनता है और याद करने लायक भी है कि किस सफलता के बाद जो है इसका दिमाग घूमा, इसने जो है वध किया। तो देवगिरी की सफलता के बाद जो है इसका दिमाग घूमना शुरू हो गया। बन्नी जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इतिहासकार हैं, उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि शहीद सुल्तान के कटे हुए सिर से अभी भी रक्त टपक रहा था जब शाही ताज जो है अलाउद्दीन ने अपने सिर रखकर दिल्ली की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया था। तो इसके बाद जो है जलालुद्दीन की जो पत्नी थी मल्लिका, यानी उसकी चाची, और उसके पुत्रों यानी कि किसके कज़न जो थे, कौन कौन से थे? अरकली खां और कादिर खां, इसका भी इसने वध कर दिया। और इसने फिर इसके बाद अलाउद्दीन ने अपने जो है साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया।
अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बारे में। इसने जो है उत्तरी भारत में भी और दक्षिणी भारत में दोनों में ही इसने जो है अपना परचम लहराया है और भारत के इतिहास में इसको महान सुल्तान जो है माना गया है। बहुत ही योग्य था, बहुत ही शक्तिशाली था। इसने खुद को ही उसने एक सिकंदर आजम की उपाधि इसने खुद ने ही धारण की थी, परंतु उसे दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क ने समझाया था कि उसे पहले भारतीय प्रदेशों की विजय प्राप्त करनी चाहिए। तो किसने इसको सलाह दी थी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है और आपके लिखने के लिए भी है कि दिल्ली का एक कोतवाल था जिसका नाम था अला उल मुल्क। क्या नाम था? अला उल मुल्क ने जो है ये उसको एक समझाया था कि आप जो है इस पे भारतीय प्रदेशों पर विजय प्राप्त किए। तो सुल्तान को कोतवाल का ये बात पसंद आई और उसने संसार विजय का स्वप्न त्याग कर भारत को विजित करना शुरू कर दिया। इसके बाद जो है अलाउद्दीन ने क्या काम किए हैं? अलाउद्दीन ने सबसे पहले एक विशाल सेना का गठन किया और उसके बाद वो क्या गया? वो गया उत्तर की साइड और उत्तर भारत की साइड गया। ठीक है, कहाँ गया वो? सबसे पहले वो उत्तर भारत की साइड गया, फिर दक्षिण भारत की साइड गया और यहाँ पर दोनों पर ही इसने जो है अपनी विजय प्राप्त की हैं। और अब हम इनका वर्णन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी भारत की विजय। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम उत्तरी भारत को विजित करने का निर्णय लिया। सबसे पहले इसने विशाल सेना गठित की जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो है सेनापति। तो कुछ सेनापति के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, आपको याद रखने हैं। सबसे पहले है जफर खां, सेकंड नेम है उलुग खां, थर्ड नेम है नुसरत खां, फोर्थ नेम है अलप खां। ये कुछ ऐसे हमारे एक्सपीरियंस सेनापति थे जो इसने रखे हुए थे और सैनिक अभियान इसने भेजे हैं और इन्होंने ही, इन सेनापतियों ने उत्तर भारत के अनेक प्रदेशों पर इसने विजय प्राप्त की है। सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात विजय की। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सबसे पहले सोचा कि क्यों ना गुजरात पर अधिकार कर लिया जाए, क्योंकि गुजरात उस समय जो है भारत के धनी जो प्रदेश थे उसमें से एक था। इस प्रदेश में ऐसी खास बात और क्या थी? कुछ प्रमुख बंदरगाहें थी जिससे बहुत ज़्यादा जो है व्यापार होता था। सबसे पहले नाम मैं आपको बता रही हूँ भड़ोच बंदरगाह, सोपारा बंदरगाह और खंबात जैसी कुछ बंदरगाहें थी जहाँ पर व्यापारिक काम करते थे। तो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। गुजरात पर अधिकार करने के लिए सुल्तान ने 1297 में सबसे पहले जो है किसको भेजा? उलुग खां और नुसरत खां को। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि सेनापति का बहुत अहम रोल था इसमें। तो सुल्तान ने किस किस को भेजा? 1297 में उलुग खां और नुसरत खां को अपनी सेनाएं भेजी। उस समय जो है गुजरात पर कौन शासन कर रहा था? उस समय गुजरात पर कर रहा था कर्णदेव। उसमें जो है शत्रु की शक्तिशाली सेना का मुकाबला करने का बिल्कुल भी साहस नहीं था, यानी कि कर्णदेव बिल्कुल ही निठल्ला था। इसलिए वे अपनी पुत्री जिसका नाम था देवल देवी, इसके साथ राजधानी जो थी उस समय जो थी अनिलवाड़ा को छोड़कर ये कहाँ भाग गया था? देवगिरी की। गुजरात की राजधानी उस समय कौन सी थी? अनिलवाड़ा। तो अपनी पुत्री को लेकर ये भाग गया और शाही सैनिकों ने अनिलवाड़ा में बहुत ज़्यादा लूटमार की। उन्होंने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर जो था उसको भी जी भर के लूटा, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस मंदिर से प्राप्त सोने चांदी की मूर्तियों को दिल्ली के जो है सुल्तान के पास भेज दिया गया और इसके बाद आक्रमणकारियों ने गुजरात की बंदरगाहों पर आक्रमण किया और उन्हें क्या किया? बुरी तरह से इन्होंने लूटा। फिर से वही नाम आ गया है उलुग खां का और नुसरत खां का। उलुग खां और नुसरत खां के इन कार्यों से गुजरात में पूरी तरह से अव्यवस्था फैल गई थी और शाही सैनिकों को न केवल शानदार सफलता प्राप्त हुई बल्कि राजा कर्णदेव की जो पत्नी थी उसका नाम था कमला देवी। ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। कमला देवी जो है, जो इसकी बीवी थी कर्णदेव की, शत्रु के हाथ में पड़ गई। तो कमला देवी को कहाँ भेज दिया? दिल्ली, जहाँ सुल्तान ने उससे विवाह कर लिया। ठीक है, अपने शत्रु की बीवी से इसने विवाह कर दिया। और इसके जो अलावा नुसरत खां ने मलिक काफूर नामक एक दास को 1000 दिनार में यहीं से खरीदा था। कहाँ से खरीदा था? गुजरात में। अगर ये सब चीज़ देखें, पद्मावत मूवी आप देख सकते हो तो उसमें बहुत अच्छे से बता रखा है। तो नुसरत खां ने मलिक काफूर नामक एक दास को 1000 दिनार में खरीदा था। फिर उसको भी इसने कहाँ भेज दिया? दिल्ली में भेज दिया, क्योंकि ये यहाँ पर जो काम कर रहे थे गुजरात में वो कर रहे थे उसके सेनापति उलुग खां और नुसरत खां। इस गुलाम को भारत के इतिहास में 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जैसे ही आगे टाइम बढ़ता गया, जब दक्षिण भारत का टाइम आया तो मलिक काफूर को दक्षिण भारत की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी रणथंभौर की विजय।
अलाउद्दीन खिलजी का जैसे ही टाइम पीरियड गुजरात विजय का टाइम जो पूरा होता है वहाँ पर ये विजय प्राप्त कर लेता है और वहाँ पे जो कर्णदेव था उसकी बीवी कमला देवी से इसने विवाह कर लिया था। तो गुजरात विजय के बाद दूसरा अभियान ये कहा जाता है रणथंभौर के दुर्ग पर इसने अधिकार करने के लिए भेजा, क्योंकि जो रणथंभौर था वो राजपूताना का बहुत ही शक्तिशाली राजा था। अब यहाँ पर कौन सा राजा था? जिसका नाम था हमीर देव। क्या नाम था? हमीर देव, जो पृथ्वीराज चौहान का वंशज था और उसने अपने राज्य में जो है किसको शरण दी थी? जो है मंगोलों को शरण दी थी। अलाउद्दीन जैसा योग्य शासक इस बात को सह नहीं कर सकता कि कोई शासक अपने राज्य में उसके शत्रु को शरण दे। तो फिर से वही हुआ, 1299 से लेकर 1300 के टाइम पीरियड में सुल्तान ने किसको भेजा दोबारा से? नुसरत खां को और उलूग खां को शाही सेनाएं भेजी। कहाँ भेजी है? रणथंभौर। तो ये जो है अपने सन याद रखने हैं, 1299 से 1300 के बीच में ये बात हो रही है। परंतु राणा जो हमीर देव के सैनिक इतने वीरता से लड़े कि उन्होंने शाही सेनाओं को पूरी तरह से पराजित कर दी। वो गुजरात के जो राजा थे ना उनकी तरह नहीं थे कि उनके पास सेना नहीं थी, लेकिन यहाँ पर थी। इस युद्ध में नुसरत खां जो है बिल्कुल मारा गया, जो उसका सेनापति था, और जो उलूग खां था वो अपनी जान बचाकर कहाँ गया? युद्ध क्षेत्र में चला गया। शाही सेना की पराजय तथा नुसरत खां की मौत की जो बदला है, वो जो चीज़ है वो अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। तो इसके बाद जो है सुल्तान ने क्या सोचा कि सुल्तान ने स्वयं अपनी सेनाओं का जो है नेतृत्व करने स्टार्ट कर दिया। और इसी समय दिल्ली में हाजी मौला ने विद्रोह कर दिया। तो अलाउद्दीन ने पहले हाजी मौला के विद्रोह का दमन किया, क्योंकि दिल्ली में हाजी मौला ने अटैक किया था। पहले हाजी मौला का जो है दमन किया, और उसके बाद जब ये यहाँ से फ्री हो गया फिर वो गया रणथंभौर। इस बार भी राजा हमीर देव ने मंगोलों और नव मुसलमानों की सहायता से 11 महीनों तक शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया। किस किस की हेल्प ली हमीर देव ने? मंगोलों की ली और नए मुसलमानों की ली। 11 महीने लगातार ये डटे रहे। परंतु जब राजपूतों के विरुद्ध विजय की कोई आशा नहीं हो रही तो अलाउद्दीन ने चालाकी से काम करने का निश्चय लिया। उसने घूस देकर, जो हमीर देव का प्रधानमंत्री भी था और सेनापति भी था, क्या नाम था उसका? रणमल, ठीक है, को अपनी ओर इसने मिला लिया। और इस प्रकार क्या हुआ कि 1301 में सुल्तान ने रणथंभौर पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। कब किया है? 1301 में। तो अलाउद्दीन ने राणा हमीर देव और उसके परिवार को मौत के घाट जो है उतरवा दिया। कहते हैं ना घर का बेदी लंका ढाए, तो रणमल ने यही काम किया है, घर का बेदी लंका ढाए। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। कुछ समय के बाद सुल्तान ने रणमल को भी मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसका मानना था कि विश्वासघाती कभी विश्वास पात्र नहीं बन सकता। अगर आपने उसके साथ विश्वासघात किया है तो मैं कैसे इस पर विश्वास कर सकता हूँ? देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ की विजय। रणथंभौर पर जैसे ही विजय प्राप्त हुई उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से जो है मेवाड़ पर अटैक कर दिया। दोबारा नहीं, मतलब तीसरा जो इसका अटैक रहा था वो रहा था मेवाड़ पर। यहाँ पर जो राजा थे वो थे रतन सिंह। राणा रतन सिंह की जो पत्नी थी पद्मावती बहुत सुंदर थी, चर्चे पूरे देश में थे। पद्मावती को ये प्राप्त करना चाहते थे। इसी उद्देश्य की पूर्ति से इन्होंने मेवाड़ पर अटैक किया था। ये जो इतिहासकार है कुछ इस चीज़ को मानते नहीं। उन्होंने कहा था कि अलाउद्दीन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसलिए साम्राज्य विस्तार के लिए उसने मेवाड़ पर अटैक किया था। और 1303 में इसने क्या किया था? चित्तौड़ का जो है घेरा डाल दिया था। और राजा रतन सिंह ने लगभग 7 महीनों तक मुस्लिम फौजों का सफलतापूर्वक जो है सामना किया। रतन सिंह ने, जो मेवाड़ के शासक थे। इनके 2 सेनापति थे, नाम आपने ध्यान रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गोरा और बादल। नाम ध्यान रखेंगे, गोरा और बादल। इन्होंने जो है अपनी वीरता का बहुत बड़ा प्रमाण दिया है, बहुत कारनामे दिखाए हैं। लेकिन क्या हुआ, स्थिति क्या बनी कि अंत में जो राजपूत थे वो पराजित हो गए और राजा राणा रतन सिंह को जो है कैद कर लिया। अब सुल्तान ने क्या किया? रानी पद्मावती अर्थात पद्मिनी के पास जो है संदेश भेजा, यदि सुल्तान के साथ विवाह कर ले तो राणा रतन को जो है छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर रानी पद्मावती ने एक चाल चली। उसने सुल्तान के पास संदेश भेजा कि वह अपनी दासियाँ सहित जो है शाही हरम में आ रही है। और 700 जो थे उसमें जो थे दासियाँ थी वो कौन थी? राजपूत सैनिक थे, ठीक है। तो वेश बदलकर जो है इन्होंने शाही हरम में प्रवेश किया था और रतन सिंह को वहाँ से इन्होंने क्या किया? छुड़वा लिया। अब अलाउद्दीन को इसमें बहुत गुस्सा आया तो उसने राजपूतों का क्या कर दिया? कत्लेआम करने का आदेश दे दिया। तो राजपूतों और मुसलमानों के बीच में एक बार फिर से युद्ध हुआ, जिसमें जो सेनापति थे राणा रतन सिंह के, गोरा और बादल, ये भी जो थे वीरगति को प्राप्त हो गए।
और राजा पद्मनी ने हजारों दासियों से अपने सती तव की रक्षा के लिए जोहर कर दिया था। तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। राणा रतन सिंह भी लड़ता हुआ मारा गया। सुल्तान के जो उसका पुत्र था, अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था, खिज्र खां को यहाँ का शासक नियुक्त किया और उसने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया, खिजराबाद। ध्यान रखेंगे, चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया, खिजराबाद रख दिया। और अलाउद्दीन की जो है मेवाड़ विजय स्थायी बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि 1311 में जो है राजपूतों ने क्या किया, खिज्र खां को भगा दिया था और चित्तौड़ पर इन्होंने फिर से अधिकार कर लिया था। ये बात कब की है, 1311 की। इसके बाद हम बात करेंगे मालवा की विजय। मालवा की विजय में क्या हुआ था कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मुल्तान का एक सूबेदार था जिसका नाम है ऐन उल मुल्क। क्या नाम है, ऐन उल मुल्क। कि इसके कितने सैनिक थे, 10,000 सैनिक थे। इसका ये सेनापति बनकर मालवा पर विजय प्राप्त करने के लिए इसको भेजा गया था। मालवा में उस समय जो शासक कर रहा था वो था महलक देव। महलक देव उस समय शासन कर रहा था। तो महलक देव ने शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया, परंतु अंत में क्या हुआ, ये भी पराजित हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गया। तो शाही सेनाओं ने मांडू पे, धार पे, उज्जैन पे, चंदेरी पर, इन सबके जो दुर्ग थे इन पर इसने अधिकार कर लिया था। और इस विजय के परिणाम स्वरूप ऐन उन मुल्क को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। तो ये था। सिवाना और जालौर की भी विजय इसने प्राप्त की है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा, उम्मीद है अच्छा लगा होगा, क्योंकि कल हम करेंगे दक्षिण भारत की विजय, उत्तरी भारत की विजय हुई। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर आप मैक्सिमम करेंगे, जितने भी आपके एजुकेशन ग्रुप हैं। सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और मैंने आपको शुरू में जो है विश नहीं किया, आज 5 सितंबर है, हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। तो एक बात और कहना चाहूँगी कि आपको जो है 9 बजे ही आपको ये मेरी वीडियो देखने को मिलेगी रोज़। हम रात के 9 बजे आपको जो है BA थर्ड सैम की आपको डेली अब वीडियो देखने को मिलेगी, क्योंकि एक टाइम फिक्स मैंने कर दिया है कि 9 बजे आपको ये देखने को मिलेगी। साथ में मैं ये सोच रही हूँ कि जो वर्ड हिस्ट्री है, वर्ड हिस्ट्री भी जो अभी है हम उसको भी अब स्टार्ट कर देते हैं, जो कि है BA 5th सैम की। अब ये नहीं है कि मैंने BA लिख दिया है तो BA के विद्यार्थी इसे पढ़ सकते हैं, इसे MA के विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं, और जो अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी उतना ही बेनिफिट है। ठीक है, तो BA 5th सैम की भी हम क्लासेस जल्दी से स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।